इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट, या इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो ये टॉपिक आपका कहलाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन। What is market demand function? The functional relationship, the functional relationship between market demand and factors affecting। अब मार्केट डिमांड के 3 फैक्टर हमारे पास हैं। सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन। उसके अलावा हम वेदर की बात करें, सीजन एंड वेदर, ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तीनों फैक्टर्स, मार्केट डिमांड के 3 ही फैक्टर हैं। सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहां पर लिख रहा हूं मैं एस फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन, और कॉम्पोजिशन की बात भी यहां मैं करूंगा। उसके अलावा डब्ल्यू फॉर सीजन एंड वेदर। हम वेदर की बात कर सकते हैं, डिमांड इफेक्ट होती है अलग अलग वेदर के हिसाब से। और डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन तीनों फैक्टर्स को, इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को मैं अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करेंगे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन की। ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन की। ध्यान से सुनना है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। फर्स्ट फैक्टर है आपका मार्केट डिमांड का साइज ऑफ पॉपुलेशन। बेटा अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या होता है, कभी कभी एक बहुत नई मार्केट खुलती है और वहां कस्टमर्स नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं, फुटफॉल नहीं होता है मार्केट में, तो डिमांड भी नहीं होती किसी। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वहां डिमांड बढ़ती जाती है, शॉप्स और खुलने लगती है। आपने ऐसा देखा है? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इस पॉइंट को समझाने कि पॉपुलेशन भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में बढ़ते जाएंगे। देखो मार्केट डिमांड की बात हो रही है तो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स बता रहे हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़ेगी हर चीज की। यस और नो? यस सर। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ना मींस पॉपुलेशन बढ़ना, बात तो एक ही है। क्योंकि पॉपुलेशन मींस क्या है कि जो मार्केट में कंज्यूमर्स उन्हें पॉपुलेशन बोलेंगे। तो पॉपुलेशन का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। जितने ज्यादा हमारे एरिया में, जिस एरिया की डिमांड की हम बात कर रहे हैं उसमें लोग ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा डिमांड होने वाली। जितने कम लोग होंगे उतने कम डिमांड, जितने कम लोग उतने कस्टमर्स कम, जितने कस्टमर्स कम उतने डिमांड कम। सीधी सीधी बात है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर मार्केट में बढ़ते हैं तो मार्केट डिमांड बढ़ती है। इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं कर सकते हम। तो ऐसे ही अगर पॉपुलेशन का साइज कम हो जाए तो मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन पॉपुलेशन वाले पॉइंट में आप कॉम्पोजिशन को भी समझा सकते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब क्या है बेटा कि पॉपुलेशन के अंदर कई तरह की कैटेगरी के लोग हैं। इसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, अडल्ट भी हैं, चाइल्ड भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग कैटेगरी, मेल, फीमेल, अडल्ट, चाइल्ड, सीनियर सिटीजन्स। अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली बात करता हूं मैं कि हमारी पॉपुलेशन में अगर सीनियर सिटीजन्स, ओल्ड एज लोगों का नंबर बढ़ जाए तो हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन की। पॉपुलेशन बनी कैसे? कॉम्पोजिशन मतलब पॉपुलेशन बनी कैसे? मेल, फीमेल, एडल्ट सब है इसके अंदर। तो कॉम्पोजिशन में आप बताओगे अगर स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन का नंबर बढ़े, हमारी कंट्री में मान लो 60 साल से एज के ऊपर के लोग ज्यादा हैं, तो हमारी कंट्री में क्या हो रहा होगा, मेडिसिन की डिमांड, है ना, या फिर हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, चश्मे आज बच्चों को भी लग जाते हैं, पर बेसिकली
सीनियर सिटीजन की डिमांड क्या है, वो मेडिसिन की डिमांड लिख सकते हैं। अगर चाइल्ड का नंबर बढ़ जाए, बच्चों का, तो बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फीमेल का नंबर बढ़े तो फीमेल प्रोडक्ट कॉस्मेटिक की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम समझाएंगे कि जिन कैटेगरी के लोगों का नंबर बढ़ेगा उन्हीं से रिलेटेड डिमांड बढ़ेगी, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। ये कॉम्पोजिशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन में ओवरऑल बता रहे हैं, कॉम्पोजिशन में हम स्पेसिफिक एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि इनका नंबर बढ़ेगा तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो ये मार्केट डिमांड का फैक्टर। आप जिस एरिया में डिमांड की बात करना चाहते हैं उस एरिया में बच्चे ज्यादा हैं तो बेबी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। इस तरह से आप समझेंगे इस पॉइंट को। ये था आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, इजी है। उसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों सीजन एंड वेदर। अगर हम बात करें वेदर की, सीजन की, तो सीजन के हिसाब से डिमांड बढ़ती और कम होती है। अगर मैं बोलूं कि विंटर सीजन आने वाला है या विंटर सीजन चल रहा है तो आप बोलते हैं कि वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी, यस और नो? यस सर। तो जिस चीज का सीजन उस चीज की डिमांड ज्यादा। पूरी मार्केट में लोग वूलन क्लोथ्स मांग रहे होंगे क्योंकि सीजन विंटर है। समर सीजन की बात करें तो आइसक्रीम्स की डिमांड, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड हम बढ़ाते हैं ना। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड किसकी होने वाली है। किस पे डिपेंड करता है? सीजन पे, वेदर पे। ये भी एक मार्केट डिमांड का फैक्टर है। हम बोलते हैं किसी चीज के लिए अगर फेवरेबल सीजन है, जैसे वूलन क्लोथ्स के लिए फेवरेबल सीजन क्या है? विंटर। तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर सीजन अनफेवरेबल है, मान लो समर्स आ गए, तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाएगी, सीजन अनफेवरेबल है। इस तरह से आप समझाओगे इस पॉइंट को। ओके, आसान पॉइंट है बड़े इसके दोनों। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है, समझो। थर्ड पॉइंट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है, बच्चे इसको 2 बार पूछते हैं मुझसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपको 2 बार ना पूछना पड़े, इसलिए आप एक बार में ध्यान से समझो, बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो बच्चों, जब भी बात होती है इनकम की, तो बात हो रही है एक तरह से रिच और पुअर लेवल के लोगों की। इस पॉइंट में ऐसे याद रखो, अगर हमारी एरिया के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे जिस प्रोडक्ट की हम बात, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, उस एरिया में अगर हम बोलें कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ना अनइक्वल है। अगर आपके कंट्री में, आपके एरिया में, आपकी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मेरी बात समझना। आप जानते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? कि रिच और पुअर में ना गैप बहुत ज्यादा है। रिच और पुअर में जो गैप है ना, बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? कि रिच जो है ना, वो बहुत रिच है, और जो पुअर है ना, वो बहुत पुअर है, पुअर है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे रिच पुअर में गैप बहुत ज्यादा है। रिच लोग तो डिमांड कर लेंगे कि इनके उनके पास इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन पुअर तो बहुत पुअर हो गए हैं, वो किसी चीज की डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें आपकी कंट्री में, आपके एरिया में, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड की आप बात कर रहे हैं, अगर वहां इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, रिच बहुत रिच है, पुअर बहुत पुअर है, तो सिर्फ रिच लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचो रिच और पुअर में गैप कम होता, दोनों के पास पैसे होते, देखो दोनों के पास बराबर पैसे कभी नहीं हो सकते, रिच पुअर, लेकिन गैप तो कम हो सकता है कि पुअर बहुत पुअर नहीं, रिच बहुत रिच नहीं। तो ऐसा होता, तो दोनों ही लोग डिमांड कर पाते। पुअर लोग के पास इतने पैसे एटलीस्ट हैं कि वो डिमांड कर सकते हैं हर चीज की, लग्जरी की नहीं बट बेसिक चीज की डिमांड कर सकते हैं। वो बहुत पुअर है तो बेसिक की डिमांड भी नहीं कर सकते। तो अगर रिच पुअर में गैप बहुत कम है ना, इसे बोलते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हद तक इक्वल है। अगर ऐसा है तो दोनों लोग डिमांड कर पाएंगे, रिच भी और पुअर भी। तो मार्केट डिमांड कब ज्यादा होगी, किस केस में मार्केट डिमांड ज्यादा होगी? आप सोचिए। मार्केट डिमांड ज्यादा होगी इन केस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? आप बोलेंगे सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रिच भी डिमांड कर रहा है, पुअर भी डिमांड कर रहा है, दोनों डिमांड कर रहे हैं, तो मार्केट डिमांड ज्यादा होने लगती है। तो मार्केट डिमांड इज हाई इन केस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट को ऐसे आप याद। तो बेटा मार्केट डिमांड के 3 फैक्टर्स,
इसे बोला गया मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स, इसे बोला गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। हमने टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स, 5 इंडिविजुअल डिमांड के, 3 मार्केट डिमांड। अब अगर आप मेरे से पूछो कि सर इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स भी तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बोलूंगा यस। आप मार्केट डिमांड के फैक्टर्स में इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स भी लिख सकते, लेकिन पहले 3 प्रायोरिटी उसको देंगे जो मेन है। डिमांड को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? हमने पढ़ा कि डिमांड के जो फैक्टर्स है ना, उनमें मेन फैक्टर जो था दैट इज प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइमरी फैक्टर। तो डिमांड को आप प्रेजेंट कर सकते हो थ्रू शेड्यूल एंड ग्राफ। सबसे पहले बात करूंगा मैं डिमांड शेड्यूल की, और फिर बात करूंगा मैं डिमांड कर्व की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलता हूं इट रेफर्स टू द tabular representation, the tabular presentation which shows different quantity demanded at different prices। डिमांड शेड्यूल क्या होता है बेटा? डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले लिखा मैंने प्राइस, उसके बाद लिखा मैंने क्वांटिटी डिमांड। ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज हो रहा होगा तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हो। प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर हमेशा डिमांड को रिड्यूस करता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, सब जानते हैं। तो अगर ऐसी कोई टेबल आपको दिखती है जहां पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को शो किया गया है अलग अलग प्राइस पे, इसको बोलेंगे टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या शो कर रही है? ऑब्वियसली पता है शो कर रही है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस। हम टेबुलर प्रेजेंटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टेबल है। शेड्यूल मींस टेबल, तो डिमांड शेड्यूल ऐसा होता है। अब डिमांड कर्व क्या होता है? देखो बेटा, डिमांड शेड्यूल को हम 2 टाइप में डिवाइड भी कर सकते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जहां पर हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। जो टेबल मैंने बनाई अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली टेबल, इस टेबल में ध्यान से देखो, हमने क्वांटिटी डिमांड ऑफ मान लो कंज्यूमर एक ही कंज्यूमर की डिमांड को शो किया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? सबसे पहली बात, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन which shows various quantity demanded at various price of a single consumer। अगर आप लिखते हैं तो क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात हो रही है। तो इसी डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? इट रेफर्स टू द टैबुलर प्रेजेंटेशन which shows various quantity demanded at various prices of a single consumer। आपने लिख दिया, that is इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ही है क्योंकि इसमें एक कंज्यूमर की बात की हुई है। दूसरा हमारे पास होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, अगर मैं एक कंज्यूमर की डिमांड को शो ना करके मेनी कंज्यूमर्स, 2 3 4 5 उनकी डिमांड को प्रेजेंट करो एक टेबल के अंदर, उसे बोला जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल आपको बनाकर दिखाता हूं। अगर मैं सेम टेबल जो मैंने पहले बनाई उसे और एक्सटेंड करूं, फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिखा प्राइस, यहां लिखा मैंने क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी, और फिर लिखा मैंने मार्केट डिमांड। आप क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर सी भी लिख सकते हैं क्योंकि मार्केट में एक कंज्यूमर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, मिनिमम 2 आपको लेने पड़ेंगे। मार्केट डिमांड जो था वो सबमिशन था किसका? इंडिविजुअल डिमांड का। तो आप लोग क्या करेंगे कि कम से कम 2 कंज्यूमर्स दिखाएंगे, ताकि मार्केट डिमांड जो होती है आप सब जानते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का सम टोटल होती है। तो कम से कम आपको 2 कंज्यूमर्स दिखाने हैं।
और दोनों को प्लस करके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इसलिए हम कम से कम दो कंज्यूमर्स दिखा रहे हैं। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल हम पढ़ रहे हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या? ऑब्वियसली बात है, शेड्यूल मतलब टेबल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि शेड्यूल है, which shows various quantity demand at various prices of all the consumers in the market। एक कंज्यूमर की बात नहीं हुई, मेनी कंज्यूमर्स है मार्केट में, तो ऑल द कंज्यूमर्स आप लिखोगे, अ कंज्यूमर नहीं लिखोगे। तो प्राइस अगर इंक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ने पर जो डिमांड है वो कम होगी, तो आप डिमांड को कम कीजिए। इस तरह से आप कंज्यूमर बी की डिमांड भी लीजिए, उसको भी आप कम कीजिए। एग्जाम्पल 12, 10, 8, 6, 4, कुछ भी ले लीजिए अलग अलग। अब दोनों को सम करेंगे, किसको? ए की डिमांड, कंज्यूमर बी की डिमांड, दोनों को सम करेंगे तो आपको मिलेगा मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड इज समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इस तरह से आप लोग शेड्यूल बनाएंगे। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, जो आपको दिख रहा है कि है, which shows various quantity demanded at various price of all the consumers in the market। आप लिखेंगे क्योंकि मार्केट डिमांड शेड्यूल की आप बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप बोल सकते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो सम टोटल है इंडिविजुअल डिमांड का। इस तरह से बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इन्हीं शेड्यूल से आप लोग कर्व यानी ग्राफ बना सकते हैं, डिमांड कर्व बना सकते हैं कि कैसा। तो सबसे पहले आपको मैं नोट्स दिखाता हूं कि हमारे नोट्स में इन सब की डेफिनेशन क्या लिखी है और कहां पर लिखी है, आपको पता होना चाहिए। ओके, देखिए बेटा, अगर हम सिर्फ शेड्यूल और कर्व की बात करें तो आपके पास नोट्स होंगे। उस नोट्स के अंदर आपको मिलेगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन। अब ध्यान से देखिए, individual demand schedule refers to tabular presentation, a tabular statement which shows various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy and able to buy at various level of prices। यहाँ एक कंज्यूमर की बात हो रही है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अगर आप मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू tabular presentation which shows various quantity demanded at various prices of all the consumers in the market। all the consumers पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। आप all the consumers लिखेंगे तो मार्केट डिमांड कहलाएगा ना। तो आप वहां पर एक कंज्यूमर नहीं, कम से कम दो लेना। मैंने यहां पर भी दो लिए। प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है, आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम करें। आप दोनों को सम करोगे तो क्या बनेगा? आपका मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल आपका ये होगा। अब इन्हीं से आप कर्व्स बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व होता क्या है। तो हम बोलेंगे इट रेफर्स टू, देखो कर्व इज नॉट टेबल, कर्व ग्राफ होता है ना, तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, द graphical presentation which shows different quantity demand at different prices। अगर एक कंज्यूमर की बात हो रही हो तो ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर लिख देना, अगर ऑल कंज्यूमर्स की बात हो रही हो तो ऑफ ऑल कंज्यूमर लिख देना। बट ये ध्यान रखना कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिखना है, कहीं आप टैबुलर लिख दो क्योंकि कर्व है। अब व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? जैसे डिमांड शेड्यूल दो तरह के थे, ऐसे डिमांड कर्व भी दो तरह के हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। मैं लिखता हूं इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आप सब जानते हैं कि हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं तो वो कर्व बन जाएगा।
तो इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मेरी बात समझ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से हम बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड शेड्यूल से बनाते हैं मार्केट डिमांड। अब दूसरा हमारा होगा मार्केट डिमांड कर्व। वो क्या होगा सुनेंगे, डेफिनेशन क्या होगी ध्यान से सुनेंगे। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, देखो बेटा, शेड्यूल इज टेबल, तो वो टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है। कर्व जो है वो ग्राफ बनता है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू, आप सब खुद कर सकते हैं हम, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब आप कंप्लीट करेंगे, आगे क्या बोलूंगा मैं, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्योंकि मार्केट डिमांड शेड्यूल से आप बनाएंगे मार्केट डिमांड। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनता है और मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है। सबसे पहले हम बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, फिर बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाने के लिए आपको चाहिए टेबल, जो आपने पहले ही बना लिया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व बनाने के लिए आपको चाहिए एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक ग्राफ बना लेंगे। ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको क्वांटिटी डिमांड लिखना है। क्या लिखना है, क्वांटिटी डिमांड। और वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे प्राइस। अब आप चलिए टेबल पे, क्योंकि टेबल से बनाना है आपको कर्व। तो टेबल में आप लोग क्या देखते हो, टेबल में आपने प्राइस लिए 1 2 3 4 5 और डिमांड लिया आपने 10 8 6 4 2। तो इन्हीं वैल्यूज को आप लोग इसमें प्लॉट करेंगे। प्राइस आपने 1 से लेके 5 तक लिए, तो 1 2 3 4 5। डिमांड आपने 10 तक लिए 2 से लेकर, तो 2 4 6 8 एंड 10। अब आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। जब प्राइस 1 था तो डिमांड कर रहा था कंज्यूमर 10 यूनिट्स की। जैसे ही प्राइस बढ़ गया 1 से 2 हो गया तो डिमांड कम हो गई, कंज्यूमर ने 8 यूनिट्स खरीदी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर कम खरीदेगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो प्राइस 1 जब था डिमांड थी 10 यूनिट्स, तो 1 पे 10 आप पॉइंट लगाएंगे। जब प्राइस 2 हो गया डिमांड हो गई 8 यूनिट्स, तो आप 8 और 2 के सामने पॉइंट लगाएंगे। जब प्राइस 3 हुआ डिमांड हो गई 6 यूनिट्स। इस तरह से आप प्लॉटिंग करते जाए। जब डिमांड सॉरी प्राइस जब 4 हुआ डिमांड हो गई 4 यूनिट्स, जब प्राइस 5 हुआ डिमांड हो गई 2 यूनिट्स। इस तरह से आपने प्लॉटिंग कर ली। प्लॉटिंग करने के बाद आप इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो जो आपको कर्व मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, उसको आप बोलेंगे डिमांड कर्व, दैट इज डी डी। ये डिमांड कर्व है, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब डेफिनेशन को मैच कीजिए। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से क्या बनाया हमने, ग्राफ, और वहां पे हमें कर्व मिला, दैट इज डिमांड कर्व। इसकी शेप कैसी है, तो आप बोलेंगे डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या शेप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब क्यों है, हुआ है क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, ये आप याद रखें, इससे नहीं भूलना। ये आपसे स्कूल में टीचर्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, प्राइस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम होती है, डाउनवर्ड कर्व ही आपका आने वाला है। अगर आप मार्केट डिमांड कर्व बनाना चाहते, मार्केट डिमांड कर्व, तो उसके लिए आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल का यूज करना है। तो मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। मार्केट डिमांड कर्व के लिए भी आपको सेम एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व में एक्स एंड वाई एक्सिस चाहिए, तो आप पहले वो बना लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। यस, तो एक्स एक्सिस बनाने के बाद आप एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे बेटा, एक्स पे अगेन आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड,
और वाई पर लिखेंगे आप प्राइस। प्राइस और डिमांड लिखने के बाद आप शेड्यूल देखेंगे कि आपने कहां से कहां तक वैल्यूज ली है। आपने मार्केट डिमांड शेड्यूल में प्राइस लिए हैं 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, और जो डिमांड आपकी मैक्सिमम गई है वो 22 यूनिट्स तक गई है, 22 यूनिट्स, तो 22 तक का स्केल आपको लेना पड़ेगा। आप एक ही कर्व में तीनों बनाए। सर आप तीन क्यों बोल रहे हो, आपने दो ही लिए हैं और बी। बेटा ए बनाएंगे, बी की डिमांड बनाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व भी तो बनाएंगे, तो टोटल 3 कर्व यहाँ बनने वाले हैं, एक कंज्यूमर ए का, एक कंज्यूमर बी का और एक पूरी मार्केट का। तो आप देखें कि आपने 22 यूनिट्स तक मैक्सिमम वैल्यूज ली हैं, तो कम से कम 22 तक आपका जाना चाहिए। तो हमने यहाँ स्केल ले लिया 1 2 3 4 5, बड़ा बड़ा स्केल ले लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज प्लॉट करेंगे कम से कम 22 तक। तो मैं 4 4 का स्केल ले लेता हूँ, 4 8 12 16 20 एंड 24। अब आप प्लॉट करेंगे पहले ए की डिमांड, फिर बी की, फिर मार्केट की। अगर हम ए की डिमांड देखें तो 10 8 6 4 2 यूनिट्स, प्राइस 125। तो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। जब प्राइस 1 था, डिमांड थी 10, तो हम 10 प्लॉट कर लेंगे, 10 समवेयर यहां पर होगा। जब प्राइस 2 हुआ, डिमांड थी 8, तो 8 प्लॉट कर देंगे आप। जब प्राइस 3 हुआ, डिमांड हो गई 6 यूनिट्स, तो 6 प्लॉट कर देंगे आप। जब प्राइस 4 हुआ, डिमांड थी 4 यूनिट्स, आप 4 प्लॉट कर देंगे। प्राइस 5 हुआ, डिमांड हो गई 2 यूनिट्स, आप 2 प्लॉट कर देंगे। ये जो आपका कर्व बन के आएगा, इसको बोलेंगे हम डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर। ये आपका डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए आया है, लिख देंगे डी ए, क्योंकि ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है। अब ऐसे ही कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व बनाएंगे, फिर मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। तो कंज्यूमर बी की डिमांड अगर हम देखें तो 1 प्राइस पे 12 यूनिट्स, देन 10 8 6, इस तरह से हम प्लॉट कर लेंगे। जब प्राइस 1 था तो डिमांड थी 12 यूनिट्स, तो 1 पे आप 12 पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद 10, जब प्राइस 2 था तो डिमांड 10 हो गई थी। जब प्राइस 3 था, डिमांड 8 हो गई थी। जब प्राइस 4 था, डिमांड 6 हो गई थी। आप 6 पे लगा देंगे पॉइंट। जब प्राइस 5 था, डिमांड 4 हो गई थी, तो आप 4 पे लगा देंगे। इस तरह से आप जब इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी डिमांड कर्व निकल कर आएगा। ये आपका डिमांड कर्व होगा, लेकिन कंज्यूमर बी का। इसको बोलेंगे डिमांड कर्व कंज्यूमर बी। तो ए का डिमांड कर्व भी बन गया, बी का भी बन गया। अब दोनों को सम करके मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। अब सम कैसे करेंगे, आपने ऑलरेडी शेड्यूल में सम कर रखा है, तो आप सिर्फ प्लॉटिंग करेंगे। जब प्राइस 1 है तो मार्केट डिमांड 22 है, तो आप 1 पे 22 प्लॉट करेंगे। देखो सेम प्राइस से डिमांड की प्लॉटिंग करेंगे। अब प्राइस जब 1 है, डिमांड 22 है, तो आप 22 पे प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही फिर 18 है, अगर आप ध्यान से देखें टू पर, तो आप 18 पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद जो डिमांड है, प्राइस जब 3 था तो 18 के बाद आपकी डिमांड है 14, फिर 10, फिर 6। पहले 14 प्लॉट कर देते हैं, फिर 10 है और फिर 6 है। तो अब इसको ज्वाइन आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा एक और डिमांड कर्व, जिसे बोलेंगे हम मार्केट डिमांड कर्व। इस तरह से प्लॉट होगा, पॉइंट्स थोड़े से सही से प्लॉट करेंगे हम तो। ये आपका है डी ए प्लस बी, ये ए और बी दोनों का डिमांड कर्व है। इसको बोलेंगे आप मार्केट डिमांड कर्व। ये आपका मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व जो आपका होगा वो फ्लैटर होगा। ध्यान से अगर आप देखें तो मार्केट डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से फ्लैटर है, लेकिन जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं वो स्टीपर है।
थोड़े से खड़े हैं, ये स्टीपर होते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाई मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होता है, तो आप बोलेंगे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड जो है ना, मार्केट डिमांड वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। सर मतलब समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप टेबल में देखें, हम टेबल पे चलते हैं, टेबल पे अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ 1 से 2, डिमांड 2 यूनिट से कम हुई, लेकिन मार्केट डिमांड के केस में डिमांड 4 यूनिट से कम हुई, हर बार 4 से कम हो रही है। तो मार्केट डिमांड में जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व जो होता है, जितना प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फ्लैटर कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व हो या इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो, दोनों होते डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। ये आप ध्यान। तो मार्केट डिमांड कर्व हो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो, दोनों ही क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसकी, शेड्यूल की। तो शेड्यूल से बनता है ग्राफ। इस सारी डेफिनेशंस आपके नोट्स में गिवन है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो या मार्केट डिमांड कर्व, वो सबकी डेफिनेशंस आपके नोट्स। मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होता है, आपको बताया हुआ है। यहां तक हमने पढ़ लिया। डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी। 5 फैक्टर्स थे इंडिविजुअल डिमांड के और 3 फैक्टर्स हमने पढ़े मार्केट डिमांड के। उसके अलावा बाकी इंडिविजुअल वाले भी मार्केट डिमांड में आ सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं सारे।